हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर पॉपुलेशन। डू यू नो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री में है? इट्स इंडिया। इंडिया में हर 10 साल में सेंसस होता है, जिससे हम कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये सेंसस लास्ट 2011 में हुआ था। सबसे पहला पॉपुलेशन सेंसस 1872 में हुआ था और सबसे पहला कंप्लीट सेंसस 1881 में हुआ था। उसके बाद हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट होते थे। तो 2011 के बाद सेंसस 2021 में होना था, बट कोविड वजह से नहीं हो पाया एंड इट इज स्टिल नॉट हैपनिंग। सो हम लोग जो डेटा के बारे में बात करेंगे वो 2011 के सेंसस का होगा, तो इसलिए इंडिया का मैप भी हम लोग 2011 वाला ही यूज करेंगे। सो 2011 में इंडिया वॉज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, बट अभी इंडिया होल्ड्स फर्स्ट प्लेस पॉपुलेशन में। एज यू कैन सी द मैप, यहाँ हर एक डॉट 2 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिस स्टेट में ज़्यादा डॉट्स हैं यानी उस स्टेट की पॉपुलेशन उतनी ही ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर वेस्ट बंगाल में। एंड वी कैन सी इंडिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अनइवन है। इंडिया की 76% पॉपुलेशन इन 10 स्टेट्स में रहती है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका और गुजरात में। ऑन द अदर हैंड पॉपुलेशन बहुत ही कम है इन जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। सो ये अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के 3 मेन रीजंस हैं: फिजिकल या जियोग्राफिकल फैक्टर्स, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में आता है क्लाइमेट, यानी जहाँ भी एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा वहाँ लोग कम रहना प्रेफर करेंगे। टेरेन, जैसे कि माउंटेन्स पे लोग कम रहेंगे एंड प्लेन्स में ज़्यादा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी अफेक्ट करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इन सब रीजंस की वजह से नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, डेल्टाज एंड कोस्टल प्लेन्स में ज़्यादा पॉपुलेशन है एज कम्पेयर टू इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सदर्न एंड सेंट्रल इंडियन स्टेट्स, या हिमालयन, नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्टर्न स्टेट्स में भी पॉपुलेशन कम ही है। पर जब से इरिगेशन में डेवलपमेंट हुआ है, कनाल्स बनी है, तो राजस्थान में पॉपुलेशन बढ़ी है कुछ एरियाज़ में। सिमिलरली मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की वजह से झारखंड में भी पॉपुलेशन बढ़ी है। और पेनिनसुलर स्टेट्स जो पहले कम पॉपुलेटेड थे, अब वहाँ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बेटर हुआ है, तो वहाँ भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर सोशो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स का भी इफेक्ट होता है। जहाँ पहले से ही सेटल्ड एग्रीकल्चर डेवलप हो गया था, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स में, यहाँ पर लोग बहुत टाइम पहले से रहते थे, इसलिए इन सब एरियाज़ में पॉपुलेशन आज भी ज़्यादा है। कोस्टल एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट और ट्रेड पहले से हो रहा था, इसलिए यहाँ भी पॉपुलेशन ज़्यादा ही है। इवन दो लैंड और वाटर का ओवर यूज़ की वजह से रिसोर्स डिग्रेड हो रही हैं, फिर भी वहाँ रहते हैं लोग, क्योंकि यहाँ ओल्ड सेटलमेंट्स हैं, गुड कनेक्टिविटी है और फार्मिंग और ट्रेड के मौके हैं। दूसरी तरफ बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, यहाँ पर पॉपुलेशन रीसेंट ईयर्स में बढ़ी है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज हैं। इसकी वजह से यहाँ कई सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज आई एंड बहुत से लोग माइग्रेट करके इन बिग सिटीज में जाने लगे, तो इसलिए रीसेंट ईयर्स में यहाँ पे पॉपुलेशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ पर्सन हु लिव इन पर यूनिट एरिया। डेंसिटी से हमें पता चलता है कि कहाँ पर कितने लोग रहते हैं। 1951 में इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी वाज 117 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एंड 2011 में ये बढ़कर 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर हो गई थी। 2025 में तो ये और भी ज़्यादा हो गई होगी। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की है, विच इज़ 11,297 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, एंड सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, विच इज़ जस्ट 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में और फिर उत्तर प्रदेश में। और पेनिनसुलर स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है केरला में और तमिलनाडु में। असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, इन सब जगह मॉडरेट डेंसिटी है। हिमालयन रीजन के हिल स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लो डेंसिटी है एंड ऑल द यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इन सब जगह हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। सो पॉपुलेशन डेंसिटी हमें लैंड और ह्यूमन के रिलेशनशिप के बारे में बताती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए वी कैन सी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी हम पता करते हैं टोटल पॉपुलेशन को नेट कल्टिवेटेड एरिया से डिवाइड करके। ये बताता है कि कल्टिवेटेड लैंड यानी खेती वाली ज़मीन पर कितने लोग डिपेंडेंट हैं।
अगर ये ज़्यादा होगा मतलब ज़मीन कम है एंड लोग ज़्यादा हैं, विच मीन्स कि एग्रीकल्चर पर प्रेशर ज़्यादा है। एग्रीकल्चरल डेंसिटी हम पता करते हैं बाय डिवाइडिंग एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन विद नेट कल्टिवेबल एरिया। एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में आते हैं कल्टिवेटर्स यानी जो खेती करते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो खेत में मजदूरी करते हैं एंड उनके फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं वो भी इसमें आते हैं। एग्रीकल्चरल डेंसिटी बताता है कि कितने लोग डायरेक्टली फार्मिंग से जुड़े हुए हैं पर यूनिट कल्टिवेबल एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ लोगों की संख्या बताती है, लेकिन फिजियोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल डेंसिटी बताती है कि खेती वाली जमीन पर कितना लोड है, जो इंडिया जैसी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Growth of population is a change in the number of people living in a particular area between 2 points of time. Its rate is expressed in percentage. Population growth के दो components हैं, one is natural and the other is induced. यानी population change इन दो तरीकों से होता है। Natural growth में आता है crude birth rate and death rate, and induced में आता है inward and outward flow of people in any given area. इस चैप्टर में हम सिर्फ इंडिया का नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे। इंडिया में डेकेडल एंड एनुअल ग्रोथ रेट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा है एंड हमारी पॉपुलेशन अभी भी बढ़ती ही जा रही है। 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज 1.64%। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, इट इज़ अ टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करंट ग्रोथ रेट। डबलिंग टाइम बताता है कि पॉपुलेशन को डबल होने में कितने साल लगेंगे अगर ग्रोथ रेट सेम रही। इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक इंडिया की पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन नियरली 4 टाइम्स। इंडिया की पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट पिछले 100 सालों में बढ़ा है वो 3 चीज़ों की वजह से हुआ है, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। इन तीनों के बैलेंस के कारण पॉपुलेशन ग्रोथ कभी स्लो कभी फास्ट हुआ है। इसलिए इस पॉपुलेशन ग्रोथ के पीरियड को 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फेज इज फ्रॉम 1901 टू 1921। इस फेज को पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन या स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। इस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ वाज वेरी लो। इवन 1911 एंड 1921 के बीच में इंडिया में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। इस समय पुअर हेल्थ थी, मेडिकल सर्विसेज की भी कमी थी, इलिटरेसी थी, इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड था और बाकी फैसिलिटीज़ की भी कमी थी, जिसकी वजह से बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हुई। फेज 2 शुरू हुआ फ्रॉम 1921 एंड कंटिन्यूड टिल 1951। इसको पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। इस फेज में कंट्री में एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखने को मिली हेल्थ में, सैनिटेशन में, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट थोड़ी रिड्यूस हुई। इसके साथ ही बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ, जिसकी वजह से चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर बिकेम ईजियर। इस फेज में बर्थ रेट ज़्यादा ही रहा बट डेथ रेट थोड़ा कम होने लगा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने लगी। इवन दो इस फेज में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, 2 वर्ल्ड वॉर हुई, जिसकी वजह से काफ़ी इकोनॉमिक एंड ह्यूमन लॉस हुआ हमारी कंट्री को। फिर थर्ड फेज शुरू हुआ 1951 से एंड इट एंडेड इन 1981। इस फेज को पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। यहाँ मोर्टेलिटी रेट काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन करने लगी और फर्टिलिटी रेट बढ़ने लगी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन स्टार्टेड ग्रोइंग एट एन इंक्रीजिंग पेस। इस समय पॉपुलेशन ग्रोथ वाज अराउंड 2.2%। हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, हमारी सिचुएशन पहले से इंप्रूव होने लगी थी। इसके साथ ही इंटरनेशनल माइग्रेशन भी बढ़ने लगा था, जहां टिबेटन्स, बांग्लादेशीज, नेपालीज एंड इवन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान केम टू इंडिया, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हुई। फिर 1981 से अभी तक हम 4th फेज में हैं। इस फेज में हमारी कंट्री का ग्रोथ रेट अभी भी हाई है बट ये पहले से कम हो रहा है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी बर्थ रेट पहले से कम हो रही है। ये हुआ है क्योंकि मैरिज की एज बढ़ा दी गई है और फीमेल्स को एजुकेशन मिली है, बट स्टिल इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ अभी भी बहुत ज़्यादा है। इंडियन स्टेट्स की पॉपुलेशन ग्रोथ देखें बिटवीन 1991 टू 2001 तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी एंड गोवा में पॉपुलेशन ग्रोथ वाज लेस देन 20%। इन सब में केरला की ग्रोथ रेट सबसे कम थी। वहीं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ सेंट्रल पार्ट्स के स्टेट्स की पॉपुलेशन ग्रोथ वाज हायर दैन सदर्न स्टेट्स। यहाँ ग्रोथ रेट वाज बिटवीन 20 to 25%। फिर 2001 से 2011 के बीच में सारे स्टेट्स की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो गई और सबसे कम चेंज हमें देखने को मिला आंध्र प्रदेश में, जहाँ 3.4% चेंज देखने को मिला हमें। वहीं सबसे ज़्यादा चेंज महाराष्ट्र में देखने को मिला, जहाँ 6.7%
ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की कम हुई। वहीं पुडुचेरी एंड तमिलनाडु में हमें 3.9% एंड 7.1% इंक्रीज देखने को मिला। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी इन दोनों जगह बढ़ी पिछले डेकेड के मुकाबले। इंडिया की पॉपुलेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अडोलेसेंट ग्रुप, मतलब 10 से 19 साल की एज वाले बच्चे और यंग टीनेजर्स। 2011 के सेंसस के हिसाब से अडोलेसेंट्स का शेयर वाज 20.9%, विच इज़ 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जिसमें से मेल 52.7% थे और फीमेल्स 47.3%। ये ग्रुप बहुत यंग एंड एनर्जेटिक होता है और इनमें बहुत पोटेंशियल होता है। अगर इनको सही गाइडेंस, एजुकेशन और सपोर्ट ना मिले तो ये वल्नरेबल हो जाते हैं। अगर इनकी कम एज में शादी हो गई तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अडोलेसेंट्स मदर्स में मटर्नल मोर्टालिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। इस एज ग्रुप में लिटरेसी प्रॉब्लम है, स्कूल ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम है, ख़राब न्यूट्रिशन मिले तब प्रॉब्लम है, HIV एड्स का खतरा है, ड्रग अब्यूज़ एंड अल्कोहलिज्म कैन बी प्रॉब्लमैटिक, इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस इज़ टू मच। ये सब प्रॉब्लम सोसाइटी के लिए सीरियस चैलेंजेस बन जाते हैं। सो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं यूथ के लिए? पहला तो नेशनल यूथ पॉलिसी लाई इन 2014 दैट कवर्स द पीपल फ्रॉम एज 15 to 29 ईयर्स, ताकि यूथ को एम्पावर किया जा सके, उनकी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करके, ताकि इंडिया ग्लोबल लेवल पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले सके। दूसरा है नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि 2015 में आई थी। इसमें था कि स्किल ट्रेनिंग दी जाए और इसको ऑर्गेनाइज और स्टैंडर्डाइज करा जा सके, ताकि जो यूथ हैं उनको जॉब मिल सके या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, इसका मतलब होता है कि पॉपुलेशन के अंदर लोग कैसे हैं, उनकी क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसमें हम स्टडी करते हैं लोग कौन से एज ग्रुप के हैं, मेल ज़्यादा हैं या फीमेल्स, कहाँ रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज और रिलीजन को फॉलो करते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं। इसको जान के हमें ये पता चलता है कि सोसाइटी की नीड्स क्या है। इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली इंडिया की रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन, रिलीजियस कॉम्पोजिशन और वर्किंग पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन देखेंगे। पॉपुलेशन कहाँ रहती है, इस बेसिस पर उनको रूरल और अर्बन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये डिवीजन सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की 68.8% पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है, जहां टोटल विलेजेस 6,40,867 हैं, जिनमें से 93.2% ही इनहैबिटेड विलेजेस हैं। रूरल पॉपुलेशन हर स्टेट में सेम नहीं है। हिमाचल प्रदेश और बिहार में हमें ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, वहीं गोवा एंड मिजोरम में कम। विलेज साइज भी वेरी करता है। छोटे विलेजेस जहां पॉपुलेशन 200 से कम है, ये हमें मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स में, वेस्टर्न राजस्थान में और रन ऑफ कच्छ में। बड़े विलेजेस जिनकी पॉपुलेशन 17,000 तक है, वो हमें मिलते हैं केरला और महाराष्ट्र में। रूरल पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन दो चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला कि स्टेट की अर्बनाइजेशन का लेवल कितना है, अगर ज़्यादा अर्बनाइज स्टेट होगा तो वहाँ रूरल पॉपुलेशन कम होगी। और दूसरा कि रूरल से अर्बन माइग्रेशन की रेट कितनी है। अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो वो 31.16% है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, लेकिन अर्बन पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ एंड सैनिटेशन इम्प्रूवमेंट्स। और अर्बनाइजेशन उस जगह ज़्यादा होगी जहाँ इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप्ड है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। और अर्बनाइजेशन लो उन जगह होगी जो एरिया फ्लड प्रोन है, ट्राइबल या हिली रीजन है, नॉन इरिगेटेड ड्राई रीजन है एंड जहाँ पे पुअर एग्रीकल्चरल रीजन्स हैं। नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन। इंडिया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का देश है, मतलब हमारे यहाँ बहुत अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ग्रेडसन के लिंग्विस्टिक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 179 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और 544 डायलेक्ट्स हैं। इंडिया में 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है एंड हमारे नोट में भी उन सब लैंग्वेजेस में लिखा रहता है कि कितने रुपए का नोट है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है और संस्कृत, बोडो, मणिपुरी बहुत ही कम लोग बोलते हैं। इंडिया की लैंग्वेजेस 4 मेजर लैंग्वेज फैमिलीज में डिवाइड होती हैं। इंडो यूरोपियन, जिसको ऑलमोस्ट 73% लोग बोलते हैं, इसमें हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती आती है, जो नॉर्थ, वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है। दूसरी है द्रविडियन लैंग्वेजेस, जिसको ऑलमोस्ट 20% लोग बोलते हैं, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आती है।
तीसरी है ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस, जिसको 1.38% लोग बोलते हैं। इसमें मुंडा, खासी, निकोबार लैंग्वेजेस आती हैं जो ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के ट्राइबल बेल्ट्स में बोली जाती हैं। एंड फोर्थ इज सिनो टिबेटन लैंग्वेज, जो कि लेस देन 1% लोग बोलते हैं। इसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की लैंग्वेजेस आती हैं जैसे बोडो, मणिपुरी, गारो एंड नागा। रिलीजियस कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया। रिलीजन इंडिया की कल्चर एंड पॉलिटिकल लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रिलीजन का डिस्ट्रीब्यूशन हर स्टेट में यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ स्टेट में कोई रिलीजन की मेजॉरिटी है, कुछ जगह वही रिलीजन माइनॉरिटी में हमें मिलेगा। हिंदुइज्म मेजॉरिटी रिलीजन है इंडिया में, बट इंडो पाकिस्तान एंड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदूज की पॉपुलेशन कम है। जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी में है। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स में, डेक्कन प्लेटो और गंगा प्लेन से कुछ एरियाज में भी हिंदूज माइनॉरिटी में है। मुस्लिम्स आर द लार्जेस्ट माइनॉरिटी रिलीजन, बट इनकी मेजॉरिटी है जम्मू एंड कश्मीर में, केरला में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स में, दिल्ली में एंड लक्षद्वीप में। क्रिश्चियंस मोस्टली रूरल एरियाज में हैं। इनकी मेजर कॉन्सेंट्रेशन है गोवा एंड केरला के वेस्टर्न कोस्ट में, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर के हिल एरियाज में और छोटा नागपुर रीजन में। सिख की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली में। Jains are very small group and इनकी population is mainly concentrated in urban areas of Rajasthan, Gujarat and Maharashtra. Buddhists are mostly concentrated in Maharashtra, but इन सब जगह भी इनकी population है। इसके अलावा Zoroastrians भी रहते हैं इंडिया में जो scattered हैं। Composition of working population. वर्कर्स को उनके इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। मेन वर्कर्स जो 183 डेज या उससे ज़्यादा काम करते हैं, मार्जिनल वर्कर्स जो 183 डेज से कम काम करते हैं और नॉन वर्कर्स जो कोई काम नहीं करते। इंडिया में टोटल वर्कर्स 39.8% है, यानी हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन नॉन वर्कर्स की है। यानी इंडिया में डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है जो कि अंडर एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड है। और इसमें भी हमें स्टेट वाइज वेरिएशन देखने को मिलता है। हाईएस्ट वर्किंग पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश में, लोएस्ट इज इन लक्षद्वीप। हायर वर्क पार्टिसिपेशन हमें उन एरियाज में देखने को मिलता है जहां इकोनॉमी एग्रीकल्चर या फिर मैनुअल वर्क पर डिपेंडेंट होती है, जैसे हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। टोटल वर्कर्स को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी सेक्टर जिसमें फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर लेबर आता है, इसमें सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं विच इज़ अराउंड 54.6%। सेकेंडरी सेक्टर में हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आती हैं जिसमें 3.8% लोग काम करते हैं। टर्शरी सेक्टर में 41.6% लोग काम करते हैं। इसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब्स, कंस्ट्रक्शन ये सब आता है। इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में वर्कर्स की पार्टिसिपेशन अलग अलग सेक्टर्स में बहुत वेरी करती है। इसको हम स्पेशल वेरिएशन कहते हैं। कुछ स्टेट्स में कल्टिवेटर्स का शेयर ज़्यादा है, जैसे हिमाचल प्रदेश, नागालैंड इन स्टेट्स में लोग खुद अपने लैंड पर खेती करते हैं। यहाँ फैमिली बेस्ड एग्रीकल्चर होता है क्योंकि ये हिली एंड रूरल रीजन्स हैं और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है। कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चरल लेबरर ज़्यादा हैं, जैसे बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड एमपी। यहाँ लोग दूसरों की फील्ड्स में जाके काम करते हैं एज एग्रीकल्चरल लेबरर्स। कुछ जगह अर्बनाइज्ड रीजन है, यहाँ मोस्टली लोग सर्विस सेक्टर में जॉब करते हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी। मेल वर्कर्स हमें ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल वर्कर्स इन ऑल सेक्टर्स। फीमेल पार्टिसिपेशन मेनली हमें एग्रीकल्चर में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। So biologically people are born as male, female और transgender, लेकिन सोसाइटी उन्हें रोल्स असाइन करती है कि लड़की होगी तो घर के काम करेगी और लड़का होगा तो कमा कर लाएगा। ये रोल्स नेचर ने नहीं बनाए बल्कि ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। इन सोशल रोल्स के कारण लड़कियों को अपनी लाइफ में कई तरह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, जैसे एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती और इक्वल पे नहीं मिलता, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कम होता है और इनफैक्ट डेली लाइफ में डिग्निटी और हमें फ्रीडम भी नहीं मिलता। यूएनडीपी ने भी बोला है कि इफ़ डेवलपमेंट इज़ नॉट एंजेंडर्ड इट इज़ एंडेंजर्ड, मतलब जेंडर इक्वालिटी के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। वाई इज़ दिस अ सीरियस इशू? क्योंकि अगर पॉपुलेशन का आधा हिस्सा पूरी तरह से कंट्री की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा तो कंट्री की ग्रोथ अच्छे से कैसे होगी? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कैंपेन शुरू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका ऑब्जेक्टिव है फीमेल फीटिसाइड को रोकना, गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा देना और वुमेन को इक्वल स्टेटस देना इन सोसाइटी।
इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ विमेन आर स्टिल वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, बट रिसेंट ईयर्स में सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है. So with this, it's the end of the video. If you like the video, then you can like and comment down below and tell me कि कैसा लगा. And thank you for watching the video. Have a great day. Bye.